सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे सौरभ चाणक्य सुबंधु में। तो बात करेंगे आईपीएल को लेके, आईपीएल रिटेंशन रूल्स को लेके। ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने एक तरह से बात की हुई है, जो कुछ एक तरीके से रूल्स आए थे जो ऑफिशियल लेटर में आए थे। लेकिन उसके बाद फिर अब देखो कुछ ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं, क्रिकबज़ हो गया, ESPN क्रिकइन्फो हो गया, उन्होंने भी आई थिंक कुछ एक तरीके से रूल्स जो कि एक्सप्लेन किए हैं। काफ़ी ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि एक तरह से ऑफिशियल लेटर में नहीं है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ जो एक तरह से सैलरी स्लैब आया था, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसमें क्या चीज़ एक तरह से ऐड ऑन हुआ है कि जैसे फर्स्ट रिटेंशन के लिए 18 करोड़ है, सेकंड रिटेंशन के लिए 14 है और फिर थर्ड रिटेंशन के लिए 11। और उसी हिसाब से देखो अगेन फोर्थ के लिए 18 CR है और जो फिफ्थ होगा उसके लिए 14 CR है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो ये सब एक तरह से मिनिमम अमाउंट है जो कि एक तरीके से एक फ्रेंचाइजी एक प्लेयर को दे सकती है उस रिटेंशन के हिसाब से। लेकिन किसी भी प्लेयर का एक तरह से जो रिटेंशन प्राइस है वो बढ़ाया जा सकता है, वो एज़ पर जो नेगोशिएशन होगा प्लेयर और फ्रेंचाइज के बीच उसके हिसाब से होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुंबई इंडियंस में बुमराह रुकना नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं ऑक्शन में जाऊं और मुंबई उनको रोकना चाहती है, तो वो ये बोलेंगे कि आप 18 की जगह पे 20 ले लो या 22 ले लो, बट आप रुक जाओ। जो एडेड 2 CR है या फिर 4 CR है वो एक तरह से MI के पर्स से ही जाएगा, जो 120 करोड़ टोटल अमाउंट है। लेकिन उसमें जैसा ही कहा कि जो मिनिमम है वो बुमराह को दे सकते हैं, वो 18 करोड़ है, उससे कम नहीं अगर वो फर्स्ट रिटेंशन होते हैं। ये चीज़ हमने पास्ट में भी देखी है कि टीमों ने जो रिटेंशन प्राइस है उससे भी ज़्यादा जाके प्लेयर को एक तरह से दिया है। साथ ही ये भी हुआ है कि कम प्राइस में भी एक तरह से रोका है, लेकिन उतने ही अमाउंट डिडक्ट हुए हैं। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर वो तिलक वर्मा को चाहते हैं कि मैं उनको रोक लूँ, बट वो बोलेंगे कि मैं आपको 11 करोड़ नहीं दे पाऊँगा, मैं आपको 9 करोड़ में रोक लूँगा। और अगर तिलक वर्मा रेडी हो जाते हैं तो फिर वो चीज़ भी हो जाएगी। लेकिन उसमें होगा ये कि उनके पर्स से 11 करोड़ ही कटेंगे, वो 9 करोड़ नहीं कटेंगे जी। ऑलरेडी अब देखो IPL और BCCI ने वो चीज़ एक तरह से डिसाइड किया हुआ है कि 11 करोड़ ही तीसरे रिटेंशन के लिए कटेगा। तो इस हिसाब से अब देखो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट है, जो एक तरह से सैलरी स्लैब है उस हिसाब से। दूसरी चीज़ ये है RTM को लेके। अब RTM के बारे में आपको सबको पता है कि राइट टू मैच कैसे यूज़ होता है, जो पिछले एडिशन में भी एक तरह से हुआ है, मतलब 2018 में हुआ था कि कोई भी फ्रेंचाइजी सपोज बिड करती है और वो बिड जीत जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अश्विन के लिए बिड आता है RCB की तरफ से, सपोज़ कि वो 9 करोड़ में वो बिड जीत जाते हैं, तो ऐसे में RR से पूछा जाएगा कि आप एक तरह से RTM कार्ड यूज़ करना चाहोगे कि नहीं। तो अगर वो बोलते हैं कि भाई हम RTM करेंगे तो उनको एक तरह से वो 9 करोड़ में मिल जाते हैं। लेकिन इस बार जो ट्विस्ट ये है कि 9 करोड़ में आके अश्विन रुके, तो ऐसे में RR को एक तरह से पूछा जाएगा कि क्या आप एक तरह से RTM यूज़ करना चाहोगे। अगर वो बोलते हैं कि हम ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन उसके बाद देखो वो RR को नहीं जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखो अगेन RCB से पूछा जाएगा कि आप इनके प्राइस को और बढ़ाना चाहोगे, दोबारा से क्या आप इनको एक तरीके से लेना चाहोगे। उस केस में अगर RCB बोलती है कि भाई हम उनको थोड़ा सा और प्राइस दे रहे हैं, 9 की जगह हम उनको 12 दे रहे हैं, तो वंस अगेन अगर आप देखो राजस्थान से फिर से पूछा जाएगा क्या आप एक तरह से क्या 12 करोड़ में भी इनको RTM करना चाहोगे। उस केस में अगर राजस्थान हाँ बोलती है तो फिर उनको 12 में रिटर्न करना पड़ेगा, या फिर अगर वो ना बोलते हैं फिर अश्विन जो कि वो RCB में चले जाएंगे। तो आई थिंक ये थोड़ा सा जो ट्विस्ट है वो RTM में आया है। अब इसमें देखो थोड़ा सा ड्रॉबैक जो कि है वो ये है कि डेलिबरेटली जो फ्रेंचाइजी हैं वो अदर फ्रेंचाइजी के जो प्लान है उसको बिगाड़ सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे समवन लाइक जॉस बटलर हो गए राजस्थान के लिए, क्योंकि अगर उनको राजस्थान ने रिटेन नहीं किया, वो सोचेंगे कि हम RTM यूज़ करेंगे, तो ऐसे में सपोज़ कि उनका और चेन्नई का फाइट होता है, चेन्नई चाहती है हर हालत में बटलर, तो होगा ये कि जो चेन्नई है वो बड़े अमाउंट के लिए जाएगी बटलर के पीछे। लेकिन उसमें अगर आप देखो राजस्थान अगर चाहती है कि मैं इनको RTM से रख लूँ, तो सपोज़ कि 15 करोड़ में आके वो रुक गया और वो 15 करोड़ में लेना चाहेंगे, तो उसमें चेन्नई ये सोचेगी कि बटलर को मैं तो 15 से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, लेकिन एक काम करते हैं, राजस्थान का गेम बिगाड़ देते हैं, इनको और 5 करोड़ एक्स्ट्रा एक तरह से खर्च करने के लिए दे देते हैं। तो अगर राजस्थान जो कि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होगी जॉस बटलर के लिए, तो वो 15 की जगह पे 20 पे भी ले जाएंगे। तो ऐसे में चेन्नई क्या करेगी, उसके पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा कि वंस अगेन हम इनके प्राइस को बढ़ा रहे हैं, 15 की जगह अब हम इनको 20 दे देंगे। तो ऐसे में राजस्थान तो एक तरह सोच के आई है कि हर हालत में इनको एक तरह से लेना है, तो ऐसे में वो 15 की जगह 20 पे ले जाएंगे, RTM कर लेंगे, तो ऐसे में उनका 5 करोड़ जो कि वो फिजूल जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ हमने पास्ट में भी देखा है कि डेलिबरेटली ये चीज़ होता है
फ्रेंचाइजियों की तरफ, ताकि जो दूसरे टीमों का प्लान है उसको थोड़ा सा बिगाड़ सके। तो आई थिंक ये चीज़ भी हो सकता है, तो ये एक तरह से उसका ड्रॉबैक है। लेकिन देखना पड़ेगा कि कितना एक तरह से इंटरेस्टिंग जो कि ये रूल होता है। अब बाकी अगर आप देखो, अब ओवरसीज़ प्लेयरों के ऊपर भी एक तरह से पाबंदी लग रही है। उनके ऊपर ऑलरेडी अब देखो 2 रूल एक तरह से बना हुआ है कि अगर उनको खेलना है आईपीएल तो फिर उनको मेगा ऑक्शन में एक तरह से रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी एक तरह से वो मिनी ऑक्शन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर वो मेगा ऑक्शन में रजिस्टर नहीं करते हैं तो फिर उनको मिनी ऑक्शन में भी चांस नहीं मिलेगा। दूसरा ये चीज़ हो गया है कि बैन लग जाएगा अगर आपने एक तरीके से ऑक्शन में खरीदे जाने के बाद एक तरह से आपने पुल आउट किया, वो भी अननेसेसरी रीज़न के चलते। लेकिन एक और चीज़ आई है, वो मिनी ऑक्शन के लिए है, वो जो नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होगा, वो है कि सैलरी कैप उनके लिए, उनका जो एक तरह से प्राइस है उसको लिमिट कर दिया गया है और वो 18 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा मुझे उसमें अभी भी डाउट है कि 18 करोड़ ही होगा या जो एक तरह से हाईएस्ट अमाउंट जो फर्स्ट रिटेंशन को मिलेगा इस साल मेगा ऑक्शन से पहले उस पर होगा। सपोज़ कि अगर आरसीबी विराट को 20 करोड़ में एक तरह से रोकती है तो फर्स्ट रिटेंशन का तो एक तरह से प्राइस है 18 करोड़, लेकिन अगर वो 20 करोड़ में रुकते हैं विराट कोहली तो फिर क्या वो 20 करोड़ एक तरीके से माना जाएगा या फिर वो 18 करोड़? अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि 18 करोड़ ही होगा, जो कि एक तरह से हाईएस्ट अमाउंट होगा, जो कि एक तरह से एक ओवरसीज़ प्लेयर जो कि वो गेन कर सकता है मिनी ऑक्शन में। लेकिन उसमें भी अब देखो हल्का सा ट्विस्ट है कि जो मेगा ऑक्शन में हाईएस्ट बिड जाएगा इस बार का, सपोज़ कि ईशान किशन को 17 करोड़ मिलते हैं, ठीक है, ईशान किशन को और 17 करोड़ मिलते हैं जो कि 18 से कम है, तो ऐसे में जो मिनी ऑक्शन में प्राइस एक तरह से रेंज रहेगा ओवरसीज़ प्लेयर के लिए वो 18 नहीं वो 17 हो जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि इस साल का जो मेगा ऑक्शन होता है उसमें कितना ज़्यादा एक तरह से अमाउंट एक प्लेयर को मिलता है। लेकिन सपोज़ यही जो अमाउंट है वो थोड़ा सा एक्सीड कर गया 18 से, कि सपोज़ जसप्रीत बुमराह ऑक्शन में आए और उनको 22 करोड़ मिल गया, तो वो 22 करोड़ एक तरीके से हाईएस्ट रेंज नहीं रहेगा, वो 18 करोड़ ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि उस पर एक तरह से उन्होंने लिमिट लगा दी है। लेकिन इमेजिन करिए कि अगर मिनी ऑक्शन में एक प्लेयर को, ओवरसीज़ प्लेयर को 23-24 करोड़ मिलते हैं तो वो पॉसिबल है, वो मिल जाएगा। वो जो एक तरह से विनिंग टीम है, मतलब जो भी एक तरह से टीम वो बिड जीतेगी उसी के पर से एक तरह से कट जाएगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो एक तरह से बीसीसीआई के वेलफेयर फंड में जाएगा, वो प्लेयर के खाते में नहीं जाएगा। प्लेयर के खाते में वो सिर्फ 18 करोड़ ही रहेगा या 17 करोड़, जो भी एक तरीके से इस बार का हाईएस्ट बिड जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगता है, क्योंकि ओवरसीज़ प्लेयर अगर अच्छा खेल रहा है, डिज़र्व करता है ज़्यादा अमाउंट, तो उसको मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप इंडियन प्लेयर पे एक तरह से कैप लगा रहे हो, जो उनकी एक तरह से प्राइस है उस पर कुछ लिमिट लगा रहे हो। आप आने दीजिए ऑक्शन में जो बड़े खिलाड़ी हैं, आपको पता लग जाएगा कि उनके वैल्यू कितना है। तो ओवरसीज़ प्लेयर अगर ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें प्रॉब्लम है। हाँ, ये ज़रूर ये है कि आपने एक तरह से जो 2 रूल बनाए हैं, आई थिंक जो 2 साल का बैन है कि अगर आपने पिक होने के बाद भी एक तरह से नहीं खेला, कोई सीरियस रीज़न के नहीं होते हुए, तो आपको 2 साल का बैन लग सकता है। या अगर आपको रजिस्टर करना है तो मिनी ऑक्शन में नहीं बल्कि आपको मेगा ऑक्शन में करना होगा, दैट इज़ फाइन। बट ये जो रूल है मुझे सही नहीं लगा। बाकी इस पर आप एक तरह से अपना राय दे सकते हो। एक और चीज़ ये है, वो अनकैप्ड रूल को लेके है। काफ़ी मैं देख रहा था ट्विटर में फैंस जो कि एक तरह से पूछ रहे थे क्या श्रेयस अय्यर, क्या ईशान किशन एक तरह से अनकैप्ड हो गए हैं, क्योंकि उसमें जो एक तरह से लेटर में आया था, एक स्टेटमेंट था कि जो एक तरह से बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होंगे। तो काफ़ी फैंस एक तरीके से थोड़ा सा डाउट में आ गए। लेकिन उसमें मुझे लगता है जो एग्जैक्ट रूल ये है कि अगर कोई प्लेयर पिछले 5 साल में इंडिया के लिए नहीं खेला है और साथ ही वो बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल MS धोनी हो गए, वो नहीं खेले हैं पिछले 5 साल में किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल में इंडिया के लिए, और ना ही उनके पास अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। उस हिसाब से देखोगे संदीप शर्मा, मोहित शर्मा, विजय शंकर, पीयूष चावला, अमित मिश्रा, ये सब प्लेयर एक तरह से उस कैटेगरी में आ जाएंगे जिन्होंने पिछले 5 साल में इंडिया के लिए कोई भी फॉर्मेट में क्रिकेट नहीं खेला है, और ना ही अगर आप देखो इस वक्त वो बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का एक तरह से पार्ट है। तो उन प्लेयरों के लिए एक तरह से वो एक तरह से लागू होगा। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन के लिए नहीं, क्योंकि वो अभी करंटली अगर आप देखो वो इंडिया के लिए एक तरह से खेल रहे हैं, मतलब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, बट अभी देखो उन्होंने हाल ही में एक तरह से इंडिया के लिए खेला हुआ है। तो आई थिंक ये एक तरह से थोड़ा सा डाउट था जो कि मुझे लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी थोड़े से कंफ्यूजिंग तो डेफिनेटली रूल है। साथ ही अगर आप देखो डेडलाइन आ चुका है, जो एक तरह से बीसीसीआई ने जारी किया है कि 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आपको एक तरह से डिसाइड करना है कि किन खिलाड़ी को एक तरह से आप रोकना चाहते हो और किन खिलाड़ी को आप एक तरह से रिलीज़ करना चाहते हो। तो आई थिंक ये पहले एक तरह से समझा जा रहा था कि शायद मिड नवंबर के दौरान ये चीज़ हो,
बट क्योंकि ऑक्शन को जो कि वो पहले कराया जाएगा, बिकॉज जैसा का जो टेन्योर है वो भी ख़त्म होने वाला है, तो ऐसे में देखो मिड नवंबर में आपको ऑक्शन होता हुआ दिखेगा, जो कि इंडिया से बाहर होगा मोस्ट लाइकली। एग्जैक्टली पता नहीं है एक तरह से कहाँ होगा, बट ये खबर है कि एक तरह से इंडिया से बाहर हो सकता है। तो आई थिंक ये सब एक तरह से रूल्स है जो कि मैंने आपको बताए। पहले वीडियो में कुछ एक तरह से ऑफिशियल रूल बताए थे, इस वीडियो में जो एक तरह से बाकी के रूल्स है और साथ ही जो एक तरह से ट्विस्ट भी आए हैं उसके बारे में बताया है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हो इन रूल्स को लेके, और कितने आपको पसंद आए ये सब रूल्स उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी हर एक टीमों के बारे में और उनके रिटेंशन के बारे में ज़रूर बात करेंगे, जो एक तरह से वो रिटेन करना चाहेंगे, तो आगे उस पर टाइम है तो उसके बारे में ज़रूर देखेंगे। बाकी अभी के लिए जो एक तरह से वीडियो उसको ज़रूर देखिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।